हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। मैं लेकर आया हूं दोस्तों कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। टेट, सीटेट, यूपी टेट, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, शिक्षक भर्ती की, तो आपको ये वीडियो उपयोगी साबित होगी और यहाँ से 2 से 3 नंबर मिलेंगे आपको दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो देख लेंगे दोस्तों क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग, है ना, हम इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। पहला क्वेश्चन दोस्तों यही बनता है कि ये कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था, है ना। इसकी एक पुस्तक पूछी जाती है दोस्तों, क्या कि द साइकोलॉजी ऑफ मूरड डेवलपमेंट, है ना। इसकी पुस्तक भी बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये इसकी पुस्तक है ना। उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था और उसकी पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, है ना। अगली बात देखते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कई बार तो सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो दोस्तों उत्तर होगा लॉरेंस कोहलबर्ग। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये हिंज नामक व्यक्ति की कहानी से प्रेरित है। अब दोस्तों जब तक आपको ये हिंज की कहानी पता नहीं होगी, आपको दोस्तों पता नहीं चलेगा कि ये लॉरेंस कोहलबर्ग इससे क्यों प्रभावित था, इसने क्यों ऐसे सिद्धांत के नाम दिए, है ना। तो समझ लेते हैं दोस्तों कि हिंज की कहानी को। हिंज एक बेहद ही सीधा साधा गरीब इंसान था दोस्तों, विवाहित था। वो अपनी पत्नी से दोस्तों बेहद ही प्रेम करता था। वो नहीं चाहता था उसे खोना किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो करता था उससे बेहद ही प्यार, है ना। उसकी पत्नी दोस्तों एक दिन बीमार हो जाती है दोस्तों। किस बीमारी से? वो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था यही क्वेश्चन, है ना। उसकी पत्नी एक दिन कैंसर की बीमारी से, है ना, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो जाती है। यही क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि हिंज, लॉरेंस कोहलबर्ग हिंज नामक व्यक्ति से प्रभावित था, उसकी पत्नी किस बीमारी से प्रभावित थी, है ना, या पीड़ित थी, सॉरी प्रभावित नहीं पीड़ित, है ना। उसकी पत्नी किस बीमारी से पीड़ित थी, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों उसका उत्तर था दोस्तों कैंसर, है ना। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी कि जो हिंज था वो बेहद ही सीधा साधा गरीब था और विवाहित था। वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था। वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था दोस्तों, है ना। अब समझ लेते हैं आगे की बात। उसकी पत्नी बीमार हो जाती है कैंसर की बीमारी से। वो बेहद ही दुखी हो जाता है और रोने लगता है और दर दर भटकता है दोस्तों, कहीं इस डॉक्टर के पास, कहीं उस डॉक्टर के पास, है ना, कि दवाई मिल जाए और मेरी पत्नी ठीक हो जाए। एक दिन उसे पता चलता है दोस्तों कि एक डॉक्टर ने कैंसर की बीमारी को खोज लिया है। वो उस डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे ये दवाई दे दीजिए, मेरी पत्नी बेहद ही बीमार है। और वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन डॉक्टर एक नहीं सुनता। डॉक्टर कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से इस दवा को बनाया है, मैं इस दवा का दाम 10 गुना, है ना, कितने गुना, 10 गुना बढ़ाकर बेचूंगा इस दवा को। दोस्तों हिंज घर वापस आता है, पत्नी के गहने, अपने कीमती सामान, वस्तु उधार उधार लेके जैसे तैसे इस दवाई का कितना इकट्ठा कर पाता है दोस्तों? 50%। 50% दोस्तों ही इकट्ठा कर पाता है इसको, है ना। लेकिन जाता है डॉक्टर के पास, कहता है कि मैं बाद में दे दूंगा और आप जान पहचान भी है, लेकिन दे दीजिए। लेकिन डॉक्टर दोस्तों एक नहीं सुनता। वो कहता है आप इतने पैसे लाइए तो दूंगा, नहीं तो आप जाइए। निकाल देता है दोस्तों उसको बाहर। रोता है दोस्तों और रात को घर पे आता है, जब सोता है तो
नींद नहीं आती दोस्तों, मन ही मन में दुखी होता है। पर उसके दिमाग में एक युक्ति आती है कि क्यों ना यार दवा को ही चुरा लिया जाए। हिंज दोस्तों उसके लिए क्या करता है, दवा को चुराने का प्रयास करता है। सुबह जाता है, ताले वाले तोड़ देता है और दवा को ले आता है दोस्तों। अपनी पत्नी को खिला देता है, उसकी पत्नी ठीक हो जाती है। क्या इस दौरान डॉक्टर गलत था या इस दौरान हिंज गलत था? यही तो बताता है लॉरेंस कोहलबर्ग, नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा, है ना। तो अगली स्लाइड लेते हैं दोस्तों और समझ लेते हैं कि अगला क्या कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग कहता है कि विकास सीधी रेखा में नहीं होता, विकास का परिणाम है नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा ये मूल शब्द है दोस्तों, इसी से बना है नैतिक दुविधा, है ना। किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा, ये नैतिक दुविधा क्या है यार, ये क्या है नैतिक तर्कणा। इन्हीं दोनों शब्दों पर टिका हुआ है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो समझ लेते हैं दोस्तों क्या है ये नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा, है ना। नैतिक दुविधा दोस्तों कभी भी नहीं बनती सही और गलत में, है ना। सही और गलत में, सही और गलत में दोस्तों कभी भी नैतिक दुविधा नहीं बनेगी। समझ लेते हैं दोस्तों ये सही गलत क्या है। अगर आपसे कहा जाता है कि आप सही और गलत में से चुनिए, तो आप हमेशा चुनेंगे दोस्तों सही। आप पागल थोड़ी ना है दोस्तों कि आप गलत चीज़ को चुन लेंगे दोस्तों, कभी नहीं चुनेंगे। आपको ऑप्शन चुनने को कहा जाता है कि आप इसका विकल्प चुनिए, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि सही वाला विकल्प ही चुना जाए, कि गलत वाला चुनोगे। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि सही वाला विकल्प ही चुना जाए, है ना। तो कभी भी नैतिक तर्कणा दोस्तों नहीं बनती है सही और गलत में, क्योंकि आप सदैव चुनते हैं सही को। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ रही होगी कि जो नैतिक दुविधा होती है वो सही और गलत में नहीं बनती, तो बनती कहाँ है, समझ लेते हैं। सही सही में बनेगी, सही सही में बनेगी या गलत गलत में बनेगी, गलत गलत में। कैसे दोस्तों, ये भी चीज़ सही है, ये भी चीज़ सही है, आपको चुनना है, क्या चुने। आपको होगी दोस्तों नैतिक दुविधा। उदाहरण से दोस्तों समझाते हैं। जैसे ही आपने 12th पास किया था, आपके पास बनी थी नैतिक दुविधा, क्या कि बीएससी करें, कि बीए करें, या फिर बीकॉम करें, या फिर एमकॉम करें, क्या करें, या फिर आईआईटी क्षेत्र में जाएं, सीपीएमटी क्षेत्र में जाएं, किस में जाएं दोस्तों, क्या करें। बनी थी दोस्तों क्या, नैतिक दुविधा। ये भी सही था दोस्तों, ये भी सही था, ये भी सही था, सीपीएमटी भी था, आईआईटी भी था, सारे क्षेत्र दोस्तों सही थे, तब बनी थी क्या, नैतिक दुविधा। तो यही तो कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग कि कभी भी नैतिक दुविधा सही और गलत में नहीं बनती, बनती है दोस्तों सही सही में, गलत गलत में। इस समय हुई थी आपको क्या, नैतिक दुविधा, कि हम बीएससी करें या बीए करें। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग। ये पॉइंट बेहद ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा गया है, इसको नोट करके डबल स्टार लगाएं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत कितने बालकों पर या कितने वर्ष के बालकों पर अध्ययन करके दिया। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों प्रीवियस ईयर में, कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने साल के बच्चों पर प्रयोग जो मतलब अध्ययन किया था, कितने साल के बच्चों पर अध्ययन किया था। तो ऑप्शन में था 4 से 16 वर्ष, या 4 से 10 वर्ष, या 4 से
15 वर्ष कितना था, और एक ऑप्शन था दोस्तों 10 से 16 वर्ष। तो 4 से 16 वर्ष वाला दोस्तों ऑप्शन गलत था, सही था 10 से 16 वर्ष, है ना। बेहद ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये बात कि 10 से 16 वर्ष के बालकों पर इसने अध्ययन किया था और इसको सिद्धांत को दिया था। एक और बात रखती है यहाँ पे, मतलब याद रखने वाली बात है कि इन्होंने स्त्री, महिला या बालका शब्द का प्रयोग नहीं किया। इनकी क्लास में जब इन्होंने इसका अध्ययन किया था तो उस समय केवल और केवल बॉयज थे, है ना। ये बात भी याद रखने वाली बात है। तो इतने उम्मीद करता हूँ ये दोनों बात समझ में आ गई होंगी। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था और ये और इसकी पुस्तक थी द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, है ना। दूसरी बात हमने क्या सीखी थी कि नैतिक दुविधा दोस्तों नहीं बनती है सही और गलत, बनती है सही सही में या गलत गलत में, है ना। तीसरा पॉइंट क्या देखा था हमने दोस्तों कि यह कहानी हिंज नामक व्यक्ति से प्रेरित थी, उसकी पत्नी कैंसर नामक बीमारी से पीड़ित थी। अगला पॉइंट क्या था कि 10 से 16 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किया था। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों क्या है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों। यही क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। उनकी कितनी अवस्थाएं थी, 3, 4, 5, 6 ऐसे विकल्प थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 3। इनकी दो दो उपअवस्थाएं होती हैं दोस्तों, ये भी बात याद रखने वाली है। तो हम एक एक अवस्था को पढ़ेंगे और समझेंगे बड़े ही कायदे से, है ना। तो पहली अवस्था देख लेंगे दोस्तों क्या है इसकी। पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था, है ना। ये इसकी पहली अवस्था है दोस्तों, है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री मोरल स्टेज। कितने साल के बालकों पर दिया है अध्ययन करके, 4 से 10 वर्ष। कहीं कहीं दोस्तों मिलता है 4 से 6 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 4 से 9 वर्ष, 4 से 10 वर्ष, है ना। आ तो रहा है दोस्तों 4 से 10 के बीच में ही, है ना। तो ये कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो 4 से 10 वर्ष के बालकों पर अध्ययन करके दिया गया था पहला सिद्धांत पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, है ना। अब मैंने क्या बताया था, ये तो इसकी पहली अवस्था हो जाती है और मैंने ये भी बात कही थी कि दो दो उपअवस्थाएं हैं। तो दोनों उपअवस्थाओं को देख लेते हैं दोस्तों। दोनों उपअवस्थाएं हैं, कौन सी उपअवस्था है, पहली अहम केंद्रित अवस्था और दूसरी है दंड एवं अनुशासन की अवस्था, है ना। तो समझ लेते हैं दोस्तों क्या है जो अहम केंद्रित अवस्था है, ये क्या है और इस समझ लेते हैं। स्वार्थपन, है ना। क्या है स्वार्थपन, ये दोस्तों मेरा पासवर्ड है मेरे तरीके से। आप समझ लेंगे दोस्तों, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कुछ अलग है ना। तो ये मेरा पासवर्ड है दोस्तों कि इसको कैसे याद करेंगे। अहम केंद्रित अवस्था पासवर्ड होगा दोस्तों स्वार्थपन या स्वार्थी बच्चा, है ना। तो अब क्या करता है, सारी आइसक्रीम मुझे दे दो। मैं एक व्यवहारिक एग्जांपल बताता हूँ, घर में सभी ने देखा होगा। आप कोशिश करिए कि उस पल को जब देखा हो आप उस पल को याद करें, है ना। तो कैसे मैं बताता हूँ, किसी के घर में 2 से 3 बच्चे हैं और क्या करते हैं, उसके पापा शाम को आते हैं और आइसक्रीम का डिब्बा लेके आते हैं। क्योंकि 3 बच्चे हैं तो 3, 4, 5 आइसक्रीम ले आए होंगे और वो देखते हैं वो डब्बा सबसे छोटे वाले बेटे को दे देते हैं और वो क्या करता है कि पूरे डिब्बे को उठा लेता है और उसको चपेटे हुए घूमता है पूरे आंगन में, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, है ना। उसकी छोटी बहन है, छोटा भाई है, उसके बड़ा भाई है और उसकी बड़ी बहन है। वो क्या करते हैं, ए राजू इधर आओ, मुझे भी आइसक्रीम दो। नहीं, ख़त्म हो गई, बउआ ले गया। ऐसा करता है दोस्तों, किसी को भी नहीं देता आइसक्रीम, पूरे घर में चपेटे है, खा देता है, कुछ खिलाता है, इधर उधर करता है, बर्बाद करता है दोस्तों, नहीं देता अपनी बड़ी भाई और बड़ी बहन को। उम्मीद करता हूँ ये बात आपने देखी होगी, सुनी होगी। तो यही तो कहता है अहम केंद्रित अवस्था स्वार्थीपन। बच्चे में क्या है दोस्तों, स्वार्थपन है, वो किसी को भी नहीं देना चाहता अपनी चीज।
चपेटे है दोस्तों उसको, पूरे घर में घूम रहा है, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। कोई मांगता है तो क्या कह देता है, नहीं है, खत्म हो गई, बउआ ले गया, और पीछे छुपा लेता है दोस्तों उसको। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, अहम केंद्रित अवस्था। अगला देखते हैं क्या है कि दंड एवं अनुशासन की अवस्था। इसका पासवर्ड क्या है दोस्तों, माता पिता द्वारा नियंत्रित अवस्था। माता पिता द्वारा नियंत्रित बालक। कैसे समझते हैं, जब ये राजू की हरकत उसके मम्मी पापा देखते हैं, उसके इस व्यवहार को देखते हैं कि बेचारा ये दोनों बैठे हैं, मायूस, दे नहीं रहा है, इधर उधर फैला रहा है, खा रहा है, और कोई मांगता है तो कह देते नहीं है, बउआ ले गया, है ना। फिर इस व्यवहार को उसके मम्मी पापा देखते हैं, उसमें सुधार लाने के लिए दोस्तों वो क्या करते हैं, दंड देते हैं। क्यों दंड देते हैं दोस्तों, लिखा है दंड देते हैं अनुशासन के लिए। तो यही तो अवस्था है, दंड एवं अनुशासन की अवस्था, है ना। माता पिता द्वारा नियंत्रित। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। उसके मम्मी पापा देखते हैं इसके व्यवहार को देखते हैं कि चीज़ नहीं दे रहा है, किसी को चपेटे हुए है, फैला रहा है, बर्बाद कर रहा है, पर नहीं दे रहा है, मांगता है, कहते हैं नहीं है, बउआ ले गया, है ना। इस व्यवहार को उसके मम्मी पापा देखते हैं और क्या कहते हैं, ए राजू, चलो बड़ी दीदी को दो, नहीं तो ऐसा सपाटा मारेंगे कि 3 दिन बुखार रहेगा तुम्हें। इस शब्द को सुनता है और बड़ी दीदी को झट से एक आइसक्रीम का पैकेट निकालता है और दे देता है। ऐसा दोस्तों उन्होंने क्यों किया, ये दंड क्या था, थप्पड़ मारना, डंडा मारना, है ना, लाठी मारना, ये सब क्या है, दंड ही तो है। क्यों दिए जाते हैं, अनुशासन लाने के लिए। माता पिता द्वारा राजू को नियंत्रित किया गया दंड के माध्यम से, उसमें अनुशासन लाया गया। क्या बताया गया उसे, कि दूसरों का हिस्सा लेना गलत बात है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि माता पिता द्वारा नियंत्रित बालक, है ना। अब नैतिक दुविधा कैसे बनती है समझ लेते हैं। मैंने बताया था नैतिक दुविधा बनती है सही सही में और गलत गलत में। क्या बालक समझदार था, दोस्तों नहीं था। नैतिकता का दोस्तों इसमें अभाव था। यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था सीटेट में कि किस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है दोस्तों, तो उसका उत्तर है पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था में दोस्तों बालक में नैतिकता का अभाव रहता है। उसमें नहीं है दोस्तों कोई नैतिकता कि इस बड़ी दीदी को भी दी जाती है चीज़, या छोटी दीदी को दी जाती है, या किसी और को दी जाती है, या कोई पड़ोसी का बच्चा आ जाता है तो उसको भी दी जाती है। उसके अंदर नहीं है कोई नैतिकता, छुपा लेता है, कौरिया लेता है, कहता है कि नहीं ये मेरी चीज़ है, सारी है, मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, है ना। तो क्या बालक गलत है दोस्तों, नहीं है। उत्तर है दोस्तों नहीं है गलत। क्यों, क्योंकि उसके अंदर नहीं है नैतिकता। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है दोस्तों, तो वो अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था। तो ये भी बात क्या है दोस्तों, सही है। क्या ये बात सही नहीं है मम्मी पापा की कि दूसरों का हिस्सा लेना गलत बात है, तो दोस्तों ये भी तो एक सही बात है। जब ये भी दोनों सही बात हैं तो दोस्तों बनती है क्या, नैतिक दुविधा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहली अवस्था थी दोस्तों समझ में आ चुकी होगी कि अहम केंद्रित अवस्था क्या है और दंड एवं अनुशासन की अवस्था क्या है, और 4 से 10 साल के बच्चों पर प्रयोग करके दी गई है इसको। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दूसरी अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी अवस्था देख लेते हैं दोस्तों क्या है कि नैतिक अवस्था या रूढ़िवादी अवस्था या परंपरागत अवस्था, है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोरल स्टेज। इसकी जो उम्र है 10 से 13 वर्ष के बालकों पर अध्ययन किया। पहली अवस्था में 4 से 10 वर्ष तक, है ना। दूसरी अवस्था नैतिक अवस्था, रूढ़िवादी अवस्था, परंपरागत अवस्था, है ना।
तो ये दूसरी अवस्था है और ये 10 से 13 साल के बच्चों पर प्रयोग किया गया था। अब समझ लेते हैं इसको, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोरल स्टेज। हर अवस्था की दो दो उपअवस्थाएं हैं, दोनों उपअवस्थाओं को देखेंगे दोस्तों अच्छे से। समझ लेते हैं दोस्तों कौन सी दो अवस्थाएं हैं, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था है कानून व्यवस्था या कानून अवस्था, है ना। अब पहली अवस्था को देख लेते हैं दोस्तों, क्या है अच्छा लड़का और क्या है अच्छी लड़की। मेरे घर के सामने शर्मा जी का घर है। शर्मा जी का बेटा है, मेरी ही उम्र का था, पुलिस में उसका जॉब लग गया। जब भी घर आता है दोस्तों अपाचे की गाड़ी लेता है, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनता है और इधर उधर पौ 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 करके घूमता रहता है। जब मेरे पिताजी देखते हैं कि शर्मा जी का लड़का है, बेहद ही होनहार है, पुलिस में लग गया, देखो आज इसकी कितना जलवा है, लोग इसकी कितनी इज्जत करते हैं, मान सम्मान है, अच्छा है। मेरे घर पे आते हैं, पापा आओ देखते हैं ना, ताओ देखते हैं और मुझसे कहते हैं तुम क्या कर रहे हो अभी, तुम चंद्रा के ही वीडियो देख रहे हो। अरे शर्मा जी के बेटे को देखो, पुलिस में लग गया है, अच्छी खासी सैलरी है, तनख्वाह है, इज्जत है, नाम है, शोहरत है, तो तुम उसकी तरह क्यों नहीं बनते, क्यों उसकी तरह नहीं बनते, तुम उसकी तरह तैयारी करो, पुलिस की एसआई की तैयारी करो, उसकी तरह बनो, नौकरी करो। इसमें दोस्तों क्या करने को कहा जाता है, फॉलो करने को कहा जाता है दोस्तों, अनुकरण करने को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में मेरी बात आ रही होगी। फॉलो करने को कहा जाएगा, अनुकरण करने को कहा जाएगा कि आप शर्मा जी के बेटे की तरह है ना। अब समझ लेते हैं अच्छी लड़की क्या है, समझ जाते हैं। उसकी एक बहन है, शर्मा जी की एक बेटी है। वो क्या करती है, सुबह उठ जाती है 4 बजे और अपने कमरे की लाइट खोलती है और पढ़ने लगती है। 2 4 6 10 दिन मम्मी मेरी ये व्यवहार देखती हैं, कहती हैं शर्मा जी की बिटिया उठती है सुबह 4 बजे, लाइट खोलती है और पढ़ने लगती है। वाह कितनी अच्छी बिटिया है। एक वर्ड क्या निकला उनके मुंह से, अच्छी लड़की, है ना, अच्छा लड़का। और जब देखती हैं सुबह मुझे, कहती हैं तुम उठो सो के 8 बजे से। देखो शर्मा जी की बिटिया 4 बजे उठती है, पढ़ती है, लाइट खोलती है, 4 बजे अध्ययन करती है, तुम उसकी तरह क्यों नहीं बनते, उसकी तरह बनो, उठो सुबह 4 बजे पढ़ो। तो ये सब क्या है, अच्छा लड़का अच्छे लड़के, तुम्हें अनुकरण करने को कहा जाएगा, आप इसकी तरह बनिए, ऐसा करिए वैसा करिए, आप इसको फॉलो करिए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा लड़का अच्छी लड़की क्या है, आपको फॉलो करने के लिए कहा जाएगा, अनुकरण करने के लिए कहा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये अवस्था समझ में आ रही होगी। दूसरी अवस्था देखते हैं कानून व्यवस्था। कानून के दायरे में रहकर हमें आत्मनिर्भर बनना है दोस्तों, ऐसा दूसरी स्टेज है इसकी। अब ये नहीं है कि आपको चोर बनना है, धधुआ बनना है, डकैत बनना है, फूलन देवी फलानी देवी ढमकानी देवी, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप कानून का क्या करेंगे, उल्लंघन। हमें कानून के दायरे में रहकर बनना है आत्मनिर्भर। समझ लेते हैं दोस्तों क्या है, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनना है। इस अवस्था में फॉलो नहीं करेंगे, कानून के दायरे में आत्मनिर्भर बनना है। समझ लेते हैं अब, हमें नहीं बनना यार शर्मा जी का बेटे की तरह, हमें नहीं करनी पुलिस की नौकरी, हमें नहीं उठना 4 बजे। हमारे भी तो कुछ सपने हैं, मेरा भी तो कुछ जिंदगी है, मुझे भी तो कुछ करना है, मुझे बनना है सरकारी मास्टर। मैं भी तो यार 2 बजे रात तक पढ़ता हूँ, तो मैं क्यों बनूं शर्मा जी के बेटे की तरह, क्यों उठूं 4 बजे। हमें दोस्तों क्या है कि हमें किसी को फॉलो नहीं करना है, हमारे भी कुछ उसूल हैं, हमारी भी कुछ ज़िंदगी है, हमारे भी कुछ सपने हैं, हम अपनी तरह जिएंगे। कैसे, कानून के दायरे में रहकर।
उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। इसमें क्या कहा जाता है, फॉलो करने के लिए बोला जाता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की आप शर्मा जी के बेटे की तरह बनिए, बेटी की तरह, इसकी तरह उसकी तरह, फलाना ढिमकाना, है ना। और इसमें क्या है दोस्तों, हमें नहीं बनना, किसी की जीरोक्स कॉपी नहीं बनना है, हमें खुद चलना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है कानून के दायरे में रहकर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दूसरी स्टेज भी समझ में आ गई होगी, क्या है अच्छा लड़का, क्या है अच्छी लड़की और क्या है कानून व्यवस्था, है ना। ये दूसरी अवस्था थी दोस्तों इसकी, नैतिक अवस्था, पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व परंपरागत अवस्था, है ना। तो ये थी। और कितने बच्चे साल पर अध्ययन किया गया था इसका, नैतिक अवस्था का, परंपरागत अवस्था का, तो 10 से 13 वर्ष तक के बालकों पर। उम्मीद करता हूँ ये दूसरी स्टेज भी समझ में आ गई है। तो देख लेते हैं हम तीसरी स्टेज को। दोस्तों ये अंतिम अवस्था है इसकी, थर्ड स्टेज है ना। तो उत्तर अवस्था, उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर परंपरागत अवस्था, है ना। पास्ट मोरल स्टेज इंग्लिश में इसको बोलते हैं, पास्ट मोरल स्टेज। और ये 13 से 16 वर्ष तक, है ना। पहली अवस्था थी दोस्तों इसकी पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, 4 से 10 वर्ष, है ना। दूसरी अवस्था थी नैतिक अवस्था, परंपरागत अवस्था, 10 से 13 वर्ष। तीसरी अवस्था दोस्तों पढ़ रहे हैं, उत्तर नैतिक अवस्था और उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर परंपरागत अवस्था। इसे बोलते हैं पास्ट मोरल स्टेज, 13 से 16 वर्ष तक। मैंने बताया था कि हर अवस्था की 2 उप अवस्थाएं होती हैं, तो एक एक अवस्था को देखेंगे। पहली अवस्था इसकी है सामाजिक अनुबंधन, दूसरी अवस्था है सार्वभौमिक नैतिकता, है ना। 2 अवस्थाएं होती हैं इसकी, उप अवस्थाएं हैं ये। क्या होता है दोस्तों सामाजिक अनुबंधन? पासवर्ड है दोस्तों अपना अपना स्वार्थ साधना। समझाते हैं दोस्तों क्या है सामाजिक अनुबंधन। उदाहरण पहला, एक घर है दोस्तों, जिस घर में एक व्यक्ति चोरी करने जाता है। वो चोरी कर लेता है, सामान बांधता है, इधर उधर करता है, जो भी उसे मिलता है हाथ साफ कर देता है दोस्तों। उसी घर में अचानक कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी अपना काम करता है और टीवी ईवी जो भी है, जो भी लेने आया होगा उसका जो भी उद्देश्य होगा, उसको चुरा लेगा दोस्तों। और पुटरिया बांध बूंद के एकदम रेडी हो जाएंगे दोनों दोस्तों। जब वो गेट पर आते हैं तो देखते हैं कि ये उसने उस चोर को भी देख लिया और इस चोर को भी देख लिया दोस्तों। दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला कहता है रुक जाओ रुक जाओ, तुम चिल्लाओगे तो मरोगे तो तुम भी, तुम कौन से बच जाओगे, तुम भी तो चोर हो, तुम भी तो चोरी करने आए हो। कहता है यार बात तो सही है तुम्हारी। अब कहता है कि कहे तुम चिल्ले हो तो का तुम बच जाओ, तुम हूँ तो पकड़े जाओ। तो वो कहता है यार हाँ ये भी बात सही है। तो दोनों बनाते हैं दोस्तों सामाजिक अनुबंधन। क्या दोस्तों ऐसा उन्होंने कहीं स्टाम्प पेपर पे लिखा था कि ना हम चोरी करेंगे तो हम, तुम करो तो तुम? ऐसा दोस्तों नहीं था, तुरंत बना था सामाजिक अनुबंधन कि ना तुम हमें ना कहियो, हम तुम्हें नहीं कहें, जाओ करे। ये क्या है दोस्तों सामाजिक अनुबंधन। ले लेते हैं दूसरा उदाहरण। एक व्यक्ति है जो मतलब तैयारी कर रहता है बाहर कहीं इलाहाबाद वगैरह, उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और अपने सहपाठी से कहता है, रूम पार्टनर से क्या कहता है दोस्तों कि अभी 2-4 दिन रुक जाओ, मेरा पैसा आ जाएगा, तब तक आप मुझे 500 रुपये उधार दे दो। तो क्या सामने वाला दयावान है, दया दृष्टि है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो क्या सोचता है कि आज इसको ज़रूरत है 500 रुपये की, कल मुझे भी तो ज़रूरत होगी दोस्तों, तो मैं भी तो कल इससे ले लूँगा। तो ये क्या है सामाजिक अनुबंधन। आज मैंने दिया है तो कल तुम भी दोगे। तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों कि 2 रूम पार्टनर हैं और दोनों रह रहे हैं, खूब अच्छे से बतिया रहे हैं इधर उधर, दोनों के बीच में एक दिन हो जाती है अनबन।
दूसरा कहता है नहीं हम तुम्हारी घर पे कह देंगे, तुम उनसे बात करते हो और पढ़ते लिखते नहीं हो, दिन भर फ़ोन में ही टिट 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 करते रहते हो। तो वो क्या कहता है, कई तुम का बड़े सीधे हो का, तुम तो रुपये रात हो कि वह कमरा में कुन्ना में डरे। अब दोनों की बात दोस्तों फंस जाती है और कहते हैं कि ना यार ऐसा नहीं करना, हम तुम्हारी नहीं कहें तुम हमारी नहीं कहियो, ठीक है जो बात है वो यहीं छोड़ दे, है ना। तो ये दोस्तों क्या था, सामाजिक अनुबंधन यही तो था। कोई स्टाम्प पेपर पे दोस्तों नहीं लिखा गया था कि नहीं 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 ऐसा ही होना चाहिए। ये सामाजिक अनुबंधन था, तुम मेरी बात नहीं कहना, हम तुम्हारी बात नहीं कहेंगे। उदाहरण है, समझ सकते हैं आप, चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत भी है, आप समझदार हैं और समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो कि सामाजिक अनुबंधन क्या है। अपना अपना स्वार्थ साधना, एक दूसरे का स्वार्थ होता है ना। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दूसरी बात समझ लेते हैं, सार्वभौमिक नैतिकता। ये क्या है दोस्तों, क्या नैतिकता झांसी में पाई जाती है, क्या कानपुर में पाई जाती है, क्या दिल्ली में नहीं पाई जाती, क्या पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, क्या अमेरिका में नहीं पाई जाती दोस्तों। ये नैतिकता सार्वभौमिक है, हर जगह पाई जाती है। तो क्या हम इसे सार्वभौमिक नैतिकता नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिकता ये सभी जगह पाई जाती है। इसका पासवर्ड क्या है, मेरा भला हो या ना हो पर मैं किसी का बुरा नहीं होने दूंगा। समझ लेते हैं दोस्तों। उदाहरण है दोस्तों, क्या है, मदर टेरेसा। क्या दोस्तों उनमें जरा सा भी सामाजिक अनुबंधन था? नहीं था दोस्तों। उनके अंदर पाया जाता था सार्वभौमिक नैतिकता। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके अंदर पाई जाती थी सार्वभौमिक नैतिकता। वो ये सोचते थे कि मेरा कुछ हो या ना हो पर मैं किसी का दोस्तों बुरा नहीं होने दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये तीनों अवस्थाएं समझ में आ गई होंगी। मैंने पूरी वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब बारे में मैं बात नहीं करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी मेहनत लगती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं हम लैब बाइकोस्की को लेकर। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।